मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थी गणों का स्वागत है। आइए मेरे विद्वान साथियों, जैसे कि हम हिंदी व्याकरण में कल हम देख चुके थे हिंदी की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भाषा कहते किसे हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक रूप से कौन सी है, लिखित रूप से कौन सी है, उच्चारण के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, अब हम देखेंगे अपभ्रंश के कितने भेद हैं। किसके? अपभ्रंश के कितने भेद हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश के कितने भेद हैं। उसके बाद हम देखेंगे उपभाषा कितनी है, उपभाषा कितनी है, और उसके बाद देखेंगे बोलियां कितनी है, बोलियां कितनी है। बोलियां कितनी है? 18 बोलियां हैं। उपभाषा कितनी है? 5 उपभाषा है। और अपभ्रंश कितने हैं? 7 अपभ्रंश। ठीक है ना। उपभाषा अपभ्रंश 7 है, उपभाषा 5 है, बोलियां कितनी है? 18 है। और अपभ्रंश में पहला भ्रंश आपका आता है सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। अब सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पहली उपभाषा निकली हुई है पश्चिमी हिंदी। कौन सी उपभाषा निकली है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हुई हैं। यानी पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म होता है। कौन कौन सी हैं? पहली बोली आपके सामने आती है ब्रज, दूसरी बोली आती है आपकी खड़ी, और तीसरी बोली आपकी आती है हरियाणवी, हरियाणवी, और चौथी बोली आपकी आती है कन्नौजी, चौथी आती है कन्नौजी, और 5वीं बोली आपकी आती है यानी ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। कौन सी आती है? बुंदेली आती है। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म होता है, ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद इसी से दूसरी उपभाषा का जो जन्म होता है, ये पहली आपकी उपभाषा थी, दूसरी उपभाषा का जो जन्म होता है वो है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का जन्म होता है। कितनी बोलियों का? 4 बोलियों का। पहली है मारवाड़ी, दूसरी है जयपुरी, जयपुरी, और तीसरी है मेवाती, और चौथी है मालवी। क्या भैया? मालवी। यानी कि आप देखिएगा सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है और राजस्थानी हिंदी का जन्म होता है। पश्चिमी हिंदी पहली उपभाषा है और दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी। कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। उसके बाद बोलियां कौन कौन से निकलती पश्चिमी हिंदी से? ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी से बोलियां कौन कौन से निकलती हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक ना। और ब्रज का दूसरा नाम है अंतर्वेदी। ब्रज का दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। खड़ी का दूसरा नाम है कौरवी, खड़ी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। और हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। क्या है? बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। ठीक ना। यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां, ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, और राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। आपके समझ से 9 बोलियां आ चुकी हैं, 2 भाषा आ चुके हैं, 1 अपभ्रंश आ चुका है। 60 स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा अगला भ्रंश जो आता है, अगला भ्रंश है अर्धमागधीय भ्रंश। कौन सा? अगला भ्रंश आता है अर्धमागधीय भ्रंश।
अर्ध मागधी अपभ्रंश। दूसरा भ्रंश आपका आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा? अर्धमागधीय भ्रंश। अर्धमागधीय भ्रंश से आपकी पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी आपकी तीसरी उपभाषा है। कौन सी है? तीसरी उपभाषा है। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं। कितनी बोलियां? 3 बोलियां निकलती हैं आपकी, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी को 22 भाषाओं के अंतर्गत अभी तक रखा नहीं गया है। 23वीं भाषा के रूप में इसकी अभी तक मांग चल रही है। ठीक है ना? यानी कि आप इधर देखिएगा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद तीसरा भ्रंश आपका आता है मागधीय भ्रंश। कौन सा? मागधी अपभ्रंश। कौन सा भ्रंश आता है? मागधीय भ्रंश। मागधीय भ्रंश से बिहारी हिंदी यानी चौथी उपभाषा का जन्म होता है। कौन सी उपभाषा का? चौथी उपभाषा का जन्म होता है बिहारी हिंदी का। और बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं। 3 बोलियां निकलती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ठीक ना? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इधर ध्यान से देखिएगा, यानी कि सौरसेनीय भ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है और राजस्थानी हिंदी का जन्म होता है। यानी कि पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी दूसरी उपभाषा है। और अर्धमागधीय भ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है, पूर्वी हिंदी तीसरी उपभाषा है। और मागधीय भ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म होता है, बिहारी हिंदी चौथी आपकी उपभाषा है। और पूर्वी हिंदी से मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 बोलियों का जन्म होता है। और बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियों का जन्म होता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक ना? और चौथा भ्रंश आपका आता है, चौथा भ्रंश कौन सा है? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। कौन सा भैया? खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश से जो 5वीं भाषा आपकी आती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी आती है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से भी आपके 3 बोलियों का जन्म होता है। कितनी बोलियों का? 3 बोलियों का। कुमायूनी, कुमायूनी, गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली का। ठीक है ना? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक ना? खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म होता है। पहाड़ी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। अब देखिएगा, 3 बोली, 3 6 3 9, 9 बोलियां इधर हो चुकी हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली थी, 9 5 14 हो चुकी हैं। उसके बाद राजस्थानी हिंदी से भी 4 बोलियां निकली थी। कितनी बोलियां? 4 बोलियां निकली थी। यानी 14 4 आपके 18 बोलियों का आपका जन्म हो चुका है। 18 बोलियों का आपके जन्म हो चुके हैं और 5 आपके उपभाषा हो चुके हैं। यानी कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और आपके पहाड़ी हिंदी। ठीक ना? इधर देखिए 3 इधर हो चुके हैं, 2 उधर हो चुके हैं, आपके 5 उपभाषा भी आ चुकी हैं और आपके 4 अपभ्रंश आ चुके हैं। अब 3 अपभ्रंश जो बचे हुए हैं उनसे बोलियों का जन्म होता है, जो कि उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि गिनती में नहीं रखते हैं। आगे बढ़े, 60 स्क्रीन बना लीजिए इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला भ्रंश जो आपका आता है यानी कि 6वां भ्रंश। अगला भ्रंश आपका है महाराष्ट्रीय भ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इससे कौन सी बोली निकलती है? मराठी। कौन सी बोली निकलती है? मराठी। अगला भ्रंश आपका आता है प्राचड़ अपभ्रंश। कौन सा आता है? प्राचड़ अपभ्रंश। और प्राचड़ अपभ्रंश से
जो आपकी बोली निकलती है, कौन सी बोली निकलती है? सिंधी। बराचड़ अपभ्रंश से कौन सी बोली निकलती है? सिंधी निकलती है। उसके बाद अगला भ्रंश आपका आता है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश। और पैशाची अपभ्रंश से दो बोलियां निकलती हैं, पंजाबी और लहंदा। पंजाबी और इधर देखिएगा, पंजाबी और लहंदा। पंजाबी और लहंदा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका हो गया, ये आपका 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। आपके सामने 7 अपभ्रंश भी आ चुके हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है और पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का जन्म होता है, ब्रज, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का जन्म होता है। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का जन्म होता है। कौन कौन सी बोलियां हैं? ठीक है ना। मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद आपका अगला भ्रंश आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं पूर्वी हिंदी की? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद अगला भ्रंश आपका आता है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म होता है। बिहारी हिंदी से भी 3 बोलियां निकलती हैं। कौन कौन सी है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। उसके बाद अगला भ्रंश आपका आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से भी 3 बोलियों का जन्म होता है, यानी पहाड़ी हिंदी का जन्म होता है। और उसके बाद पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म होता है, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। उसके बाद अगला भ्रंश आपका आता है महाराष्ट्री अपभ्रंश। उससे मराठी बोली निकलती है। अगला भ्रंश आपका आता है बराचड़ अपभ्रंश, उससे सिंधी बोली निकलती है। अगला भ्रंश आपका आता है पैशाची अपभ्रंश, उससे पंजाबी और लहंदा का जन्म होता है। किसका होता है? पंजाबी और लहंदा का जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इधर देखिएगा। अब इधर देखिएगा, अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। मूल रूप से पहले कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से पहले कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14। तो कुछ भाषाएं ऐसी रही होंगी जो बाद में जोड़ी गई होंगी। तो कौन कौन सी जोड़ी गई थी, आइए उसको देखते हैं। जो आपके 14 पहले मूल रूप से थे, 15वीं के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? सिंधी को। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। किसके तहत जोड़ा गया था? 1967 के तहत जोड़ा गया था। 16वीं भाषा जो आपकी जोड़ी गई थी और 17वीं 18वीं, ठीक है ना। 16वीं 17वीं 18वीं जो जोड़ी गई थी। उसके बाद कौन कौन सी जोड़ी गई थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक ना। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इसको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1967
1992 के तहत, 1992 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद 19, 20, 21 और 22 को, 19, 20, 21 और 22 को 19 पे जोड़ी गई थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, किसको जोड़ा गया था? चलिए इतना पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इधर बढ़ेंगे। इधर देखिएगा, यानी कि अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख था और मूल रूप से भाषाएं पहले कितनी थी? 14। 15वीं सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 16वीं जोड़ी गई मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद 19, 20, 21 और 22 बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन और 2003 के तहत। कब जोड़ा गया था? 2003 के तहत। यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया था? 2003 के तहत जोड़ा गया था। फिर से देखिएगा, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख था, मूल रूप से 14 भाषाएं पहले थीं। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक ना? और भाग, इसका उल्लेख कहाँ पे है? भाग 17 में, भाग 17 में अध्याय 1, भाग 17 और अध्याय 1 में इसका उल्लेख है। ठीक ना? भाग 17 अध्याय 1 में इसका क्या है? उल्लेख है। आइए शार्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए फिर आगे चलते हैं। इधर देखिएगा, अब उसके बाद 22 भाषाओं को उल्लेख था, और अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपका जवाब अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। और पूछे विश्व में तीसरे नंबर पे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। पहले नंबर पे आपकी विश्व में बोली जाने वाली भाषा, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका प्रश्न बन चुका है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भाषा कौन सी है? तो आप देखेगा पहले नंबर पे आपकी आती है अंग्रेजी। क्या आती है? अंग्रेजी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी मंदाकिनी, दूसरे नंबर पे मंदारनी या मंदाकिनी आती है, और तीसरे नंबर पे आपकी आती है हिंदी। क्या आती है? हिंदी आती है। अरे पूछे विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी आपका जवाब होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मंदाकिनी या मंदारनी होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे क्या है? हिंदी। तीसरे नंबर पे क्या है? हिंदी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, अब इधर हम देखते हैं, जो हम ब्रज पढ़ चुके हैं, खड़ी पढ़ चुके हैं, अवधी पढ़ चुके हैं और भोजपुरी। अब देखेंगे कि ब्रज बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ब्रज बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ब्रज बोली के क्षेत्र क्या देखेंगे? ब्रज बोली के क्षेत्र, यानी ब्रज कहाँ कहाँ बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है।
मुख्य केंद्र बिंदु इसका रहा है आगरा, क्या रहा है, आगरा। उसके बाद एटा में बोली जाती है ब्रज, ठीक ना, अलीगढ़ में ब्रज बोली जाती है, ठीक ना, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा में बोली जाती है। मुख्य केंद्र बिंदु जो रहा है, सॉरी क्षमा करिएगा, मुख्य केंद्र बिंदु इसका मथुरा रहा है, ठीक ना, यानी ब्रज बोली का जो क्षेत्र है मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है, मथुरा रहा है मुख्य केंद्र बिंदु। और उसके बाद मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मैनपुरी, ठीक ना, बरेली, ये आपके ब्रज बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक ना। ब्रज बोली क्या है, प्रमुख क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ ब्रज बोली बोली जाती है, आगरा, एटा, अलीगढ़, मथुरा, उसके बाद जो है आपका मैनपुरी है, बरेली है। बरेली में ब्रज बोली जाती है, रायबरेली में क्या बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। अब इधर देखते हैं अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र, अवधी बोली के, नहीं तो यहां कर दीजिए खड़ी बोली प्रमुख क्षेत्र, क्या कर दीजिए, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र। खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र, खड़ी बोली के प्रमुख, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे आपका है मेरठ, ठीक ना, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, मेरठ आपका प्रमुख क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका हो गया रामपुर, रामपुर, उसके बाद आपका हो गया बिजनौर, बिजनौर, ठीक है ना, यानी मेरठ, रामपुर, 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 दिल्ली का शहरी क्षेत्र, दिल्ली का शहरी क्षेत्र, दिल्ली का शहरी क्षेत्र, देहरादून का मैदानी क्षेत्र, देहरादून का मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। उसके बाद आपका आ जाता है सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है, बिजनौर, सहारनपुर, बिजनौर हो गया, पटियाला हो गया, अंबाला हो गया, एक खड़ी बोली के आपके प्रमुख क्षेत्र है, ठीक ना। मेरठ, रामपुर, दिल्ली का शहरी क्षेत्र, देहरादून का मैदानी क्षेत्र, सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, पटियाला, अंबाला, ये सब खड़ी बोली क्या हो गए, प्रमुख क्षेत्र हो गए हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं अगला अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र, अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र। अब अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, अवधी आपकी इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं, प्रयागराज क्या बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। उसके बाद आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उसके बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, उसके बाद आपका फैजाबाद, फैजाबाद, उसके बाद आपका बाराबंकी, 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 उसके बाद आपका लखनऊ, लखनऊ, उसके बाद आपका सीतापुर,
सीतापुर, उसके बाद आपका रामपुर, सीतापुर सॉरी, सीतापुर, उसके बाद लखीमपुर खीरी, सीतापुर के बाद है उसके बाद उन्नाव, उन्नाव, उसके बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक ना। सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका आ जाता गोंडा, गोंडा, और उसके बाद आता बहराइच, बहराइच, गोंडा बहराइच, ठीक ना। इधर देखिएगा अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से हैं आपके, इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं, उसके बाद आप प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फैजाबाद यानी कि अयोध्या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अयोध्या कह सकते हैं क्योंकि नाम बदल चुका है, बाराबंकी, ठीक ना, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच आपके क्या है, अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। किसके हैं, अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। और खड़ी बोली के जो प्रमुख क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। जैसे कि मेरठ आपका हो गया, रामपुर हो गया, ठीक ना, सहारनपुर हो गया, दिल्ली का शहरी क्षेत्र हो गया, देहरादून का मैदानी क्षेत्र हो गया, पटियाला हो गया, अंबाला हो गया, बिजनौर हो गया, ठीक ना, मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद, मुरादाबाद आपका हो गया, ये किसके क्षेत्र हैं, ठीक ना, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आइए अब देखते हैं कि भोजपुरी बोली के प्रमुख क्षेत्र, भोजपुरी बोली के भोजपुरी बोली भोजपुरी बोली के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। अब भोजपुरी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है इसको देखते हैं, कौन कौन से हैं। जब देखिएगा आपका, जब इधर आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद आप क्रॉस करेंगे, जौनपुर जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, गाजीपुर बलिया जाएंगे, या बलरामपुर जाएंगे, देवरिया जाएंगे, बनारस जाएंगे, ठीक ना, उधर आप आजमगढ़ जाएंगे, मऊ जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, उधर जितने सब हैं आपके क्षेत्र किसके हैं, भोजपुरी क्षेत्र, किसके क्षेत्र हैं, भोजपुरी। जैसे आपका आ गया जौनपुर, जौनपुर इलाहाबाद के बाद आप क्रॉस जब पूर्वांचल में करेंगे, जौनपुर इधर जिला पड़ता है, उसके बाद आपका आ जाता है वाराणसी, 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 बनारस, काशी कुछ भी हो जाए, वाराणसी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है गाजीपुर, गाजीपुर, उसके बाद आपका आ जाता है बलिया, बलिया, उसके बाद आपका आता है देवरिया, 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 उसके बाद आपका आ जाता है मऊ, क्या आता है, मऊ, उसके बाद आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद अगर आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे बलरामपुर, बलरामपुर, कहीं के बलरामपुर मिलता है, कहीं के बलरामपुर मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है गोरखपुर, गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद आपका देखिए जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलरामपुर, गोरखपुर, ठीक ना। उसके बाद आपका गाजीपुर बलिया हो गया है। उधर फिर बिहार के क्षेत्र से आरा हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, चंदौली हो गया, ये सब किसके क्षेत्र में, भोजपुरी बोली के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है ना, किसके क्षेत्र में, भोजपुरी बोली के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए, हो गया। आगे आइए देखते हैं। अब देखिएगा अनुसूची 8 में, यानी कि इधर देखिएगा
अनुसूची 8 में 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। किसका हुआ? राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अनुसूची 8 में भाग 17 अध्याय 1 के अंतर्गत हिंदी को कैसा दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को इधर देखिए, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना। अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलें। यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। वो 10 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब इसके बाद मैं जो भी आपके भाषा एवं बोली से प्रश्न बनते हैं या प्रश्नोत्तरी बन सकते हैं, भाषा एवं बोली से जितने भी प्रश्नोत्तरी या प्रश्न बन सकते हैं वीडियो के पेपर में या यूपीएसआई के पेपर में या यूपी पुलिस के पेपर में, कल मैं उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होना चाहता हूं या होऊंगा। ठीक है ना। जो भी 10, 15 या 20, 25, 50 प्रश्न जो भी बनेंगे, कल मैं आपके समक्ष इसको लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। और आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। भाषा एवं बोली जितने भी प्रश्नोत्तरी बनेंगे सब मैं करवा दूंगा। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपका आएगा वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला या वर्ण विचार, इसे आप वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है ना। वर्णमाला या वर्ण विचार अगला टॉपिक होगा। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। ठीक है। जय हिंद।